हरिओम। हम में से कई लोग जो भारत में रहते हैं वे बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भली भांति परिचित होंगे। वे उनको जानते होंगे। तो सभी उनके विषय में ये कहते हैं कि वे सबके मनों की बात बता देते हैं। तो कुछ भक्तों का ऐसा लगता होगा कि ये एक अनोखे ऐसे सद्गुरु है जो सभी के मनों की बात बता देते हैं। तो मैं बता दूं कि ऐसे अनेक भारत में महात्मा हुए हैं जो इन सभी सिद्धियों से परिपूर्ण थे। तो आज हम ऐसे ही एक अंतर्यामी योगी के विषय में जानेंगे जो कई दूर बैठे लोगों के मन के विषय में बता दिया करते थे। वर्ष 2000 में बनारस से एक रहस्यवादी योगी फ्लोरिडा में अपने कुछ अनुयायियों से मिलने आए हुए थे। ब्राज़ील, मेक्सिको, प्यूर्टो रिको, वेस्ट इंडीज़, कनाडा और अमेरिका के अन्य हिस्सों से उनके बहुत से दूसरे अनुयायी भी उनके साथ रहने के लिए वहां आए हुए थे। उन्हें बाबा बुलाया जाता था, जिसका अर्थ है एक स्नेहशील पिता। बाबा भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे और आध्यात्मिकता में बेहद अनुशासित भी। उनके पूर्वज एक समृद्ध आध्यात्मिक वंशावली से थे। बाबा शारीरिक रूप से काफ़ी दुबले पतले और छोटी कदकाठी के थे। बाबा को ज्योतिष विज्ञान, ग्राफोलॉजी, हस्तरेखा और मन पढ़ने में महारत हासिल थी। वह बेहद अलौकिक थे। वह रहस्यवादी में प्रतिभा संपन्न थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार भी किए थे। वह दूर से ही एक व्यक्ति के विचार पढ़ सकते थे। बाबा बहुत ही शांत स्वभाव के थे। कोई उन्हें देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह सामने वाले के बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्हें देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह इतने महान संत है। जब बाबा फ्लोरिडा आए तो मुझे भी उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया गया। मैं वहां उनसे और उनके साथ आए दूसरे योगियों से मिला। मुझे उनसे मिलकर और उनके साथ समय बिताकर बहुत खुशी हुई। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। मैंने कुछ और लोगों के साथ मिलकर बाबा के लिए एक मानद सत्र का आयोजन करने का विचार किया, जहां वह एक बहुत बड़े जनसमूह के सामने व्याख्यान दे और संपूर्ण समुदाय को उनका आशीर्वाद मिल सके। हमने प्रवचन के अंत में उनका बड़े ही भव्य रूप से सम्मान करने की योजना बनाई। हमारे पास संपूर्ण समारोह का बंदोबस्त करने के लिए बस कुछ ही दिन शेष थे। हमने बाबा के कुछ शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि हम बाबा को एक सुंदर सी सोने की चेन और लॉकेट भेंट करने की योजना बना रहे हैं। मैंने डिज्नीलैंड के मैनेजर से अनुरोध किया कि वह जाकर उनके लिए अच्छी से अच्छी चेन और लॉकेट खरीद कर लाए। फिर हमने 18 छोटे लड़कों को इकट्ठा किया और उन्हें सन्यासी के गेरुए रंग के वस्त्रों में तैयार किया। इन बच्चों ने बाबा को फूलों की माला पहनाई, उनकी आरती उतारी और चरण स्पर्श किए। हमने सोचा कि समुदाय के मुख्य पुजारी को ही सम्मान स्वरूप बाबा को सोने की चेन और लॉकेट भेंट करनी चाहिए। यह बाबा का अभिवादन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका था। वह पूरा कार्यक्रम बहुत ही आनंददायी था और हम सभी ने बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। जब मैं बाबा जी के चरण स्पर्श करने गया तो बाबा ने कहा, सोने की चेन का बंदोबस्त करने के लिए धन्यवाद। उसी दौरान बाद में मैंने कनाडा में भी बाबा के लिए एक व्याख्यान का आयोजन किया। फ्लोरिडा से बहुत सारे लोग आयोजन से पहले ही उसकी तैयारी में मदद करने आ चुके थे, जबकि अन्य लोग बाबा की हवाई जहाज़ की टिकट और वीज़ा लेने के लिए उनके साथ ही रुके थे। उन्होंने बाबा के लिए कनाडा का वीज़ा लेने की कोशिश की, लेकिन वीज़ा खारिज हो गया। कनाडाई राजदूत ने कहा उन्हें कनाडा के लिए अपना वीज़ा केवल उसी देश से मिल सकता है जहां से उनकी उड़ाई की शुरुआत हुई थी। हमारे पास बस 2 ही दिन बचे थे और इस बीच कनाडा के रेडियो, स्थानीय समाचार पत्रों और टेलीविज़न प्रोग्राम में उनके आने का बार इश्तिहार भी प्रसारित हो रहा था। हमें समारोह के लिए 800 से भी ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ बाबा को उनकी वीज़ा ही नहीं मिल पा रहा था।
मैंने कनाडा से बाबा को फ़ोन किया और उन्हें अपने पासपोर्ट और टिकट की एक कॉपी मेरे कनाडा वाले नंबर पर फैक्स करने को कहा, जहां मैं उस वक्त ठहरा हुआ था। मैं उनके वह सारे डॉक्यूमेंट्स कनाडा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में ले जाना चाहता था। फ्लोरिडा वाले घर का मकान मालिक जहां बाबा रह रहे थे, वह भी उस समय कनाडा में ही था। उसने एक मैक्सिकन डॉक्टर को फ़ोन किया जो उस समय बाबा के साथ रह रहे थे। हमें बाबा की यात्रा संबंधी सभी डॉक्यूमेंट्स अभी के अभी कनाडा फैक्स करो। घर की फैक्स मशीन काम नहीं कर रही थी और न ही उसमें अंतर्देशीय कनेक्शन है कि उससे कनाडा के लिए फैक्स किया जा सके। तुम बाबा के सारे डॉक्यूमेंट लो और पास के एक मॉल में जाओ, वहाँ से हमें डॉक्यूमेंट्स अभी फैक्स करो। हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया लेकिन फैक्स नहीं मिला। मैंने फिर से फ्लोरिडा फ़ोन किया और मैक्सिकन डॉक्टर से पूछा कि क्या उसने बाबा के डॉक्यूमेंट्स फैक्स कर दिए। मैक्सिकन डॉक्टर ने कहा, बाबा ने तुरंत ही सारे डॉक्यूमेंट घर की फैक्स मशीन से फैक्स कर दिए थे। मैंने कहा, लेकिन घर की फैक्स मशीन काम नहीं कर रही थी और उसमें तो कनाडा फैक्स किया जा सके ऐसा कनेक्शन भी नहीं था। मैंने फ़ोन काट दिया और दूसरे कमरे में फैक्स मशीन के पास चला गया। वहाँ मैं क्या देखता हूँ कि बाबा के सभी कागज़ों की एक फैक्स कॉपी पड़ी हुई थी। हम सब यह देखकर हैरान रह गए। मैंने प्रिंटेड पृष्ठों की शीर्ष पर अंकित फैक्स नंबर को देखा और पाया कि उसमें कनाडा का फैक्स नंबर तो प्राप्त संख्या के तौर पर छपा हुआ था, लेकिन प्रेषक यानी भेजने वाली फैक्स संख्या 2 फूलों के रूप में दिखाई दी। मैक्सिकन डॉक्टर को फ़ोन करने पर उसने कहा वे अभी तक मॉल नहीं गए। मैंने कहा, परेशान मत हो, हमें फैक्स मिल चुका है। मैंने फैक्स किए हुए मूल डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ोल्डर में रखा और दूतावास के लिए उनकी एक कॉपी तैयार की, लेकिन बाद में वो मूल डॉक्यूमेंट्स मेरी फ़ाइल से गायब हो गए। मुझे जल्दी ही बाबा के साथ एक बहुत ही रोमांचक और पथ प्रदर्शक अनुभव प्राप्त हुआ। बाबा हवाई जहाज़ से अपनी वीज़ा के लिए फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क के बफेलो जा रहे थे और मैं उनसे बफेलो में मिलने के लिए मिसिसागा से गाड़ी चलाकर जा रहा था। उनका वीज़ा मिलने में अभी 1 दिन और लगने वाला था, इसलिए हमने रात भर के लिए एक होटल में रुकने का सोचा। उस रात मुझे टोरंटो में एक रेडियो उद्घोषक और उसके परिवार के साथ रात्रि भोज पर जाना था। उन्होंने भोजन तैयार किया। वे मुझसे मिलना चाहते थे ताकि मैं उनके छोटे बच्चे को आशीर्वाद दे सकूं। मैंने बाबा को बताया कि मैं रात्रि भोज के लिए जाना चाहूँगा और अगली सुबह जल्दी आ जाऊँगा। मुझे वहाँ जाने में 2-3 घंटा लगेंगे। बाबा ने मुझे आज्ञा दे दी। जब मैं शाम के 6 बजे अपने रात्रि भोज के लिए टोरंटो पहुंचा तो मुझे पता चला कि उन्होंने भोजन स्थल बदल दिया है। मैंने कपड़े बदले और अपने पुजारी वाले कपड़े पहनकर तैयार हो गया। फिर मुझे रात्रि भोज के स्थान पर ले जाया गया। मैं रेडियो उद्घोषक और उसके पूरे परिवार से मिला और उन सब से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम भोजन की मेज़ के पास इकट्ठा हुए और मैंने भोजन से पहले की जाने वाली प्रार्थना बोली। अपनी उंगलियों से भोजन का स्पर्श करने के बाद मैंने मेज़बान से कहा, यह भोजन एक पुजारी के खाने के लिए अशुद्ध है। उन्होंने कहा, हमारे पास सारा भोजन बनाने का समय नहीं था तो हम कुछ चीज़ें रेस्टोरेंट से ले आए। मैंने आगे कहा, यह भोजन रेस्टोरेंट के मांसाहार से दूषित है और तुम्हें एक पुजारी को ऐसा भोजन परोसने के लिए नहीं चाहिए था। मैंने कहा, मुझे इसमें से थोड़ा खाकर तुम्हारे बनने वाले अशुभ कर्मों को नष्ट करना पड़ेगा। रात्रि भोज के बाद हमने कुछ देर बाद की फिर मैं बफेलो से न लौट कर बीच में मिसिसागा से ही हो गया। सुबह के 3 बजे मुझे पेट में तेज़ दर्द उठा और उसी के साथ दस्त व उल्टियाँ भी हुई। उसके बाद मेरी आंख लग गई और फिर मैं लगभग सुबह के 7 बजे ही उठ पाया। मैं एक व्यक्ति को लेकर तुरंत बफेलो की ओर निकला। वैसे भी सुबह के समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। जब हम बफेलो पहुँचे तो बाबा एम्बेसी के लिए निकल चुके थे और कुछ दूसरे अनुयायियों की मदद से उन्हें उनका वीज़ा मिल गया जो वहाँ उनसे मिलने आए हुए थे। मैं वहाँ तब पहुँचा जब बाबा उन लोगों के साथ अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे।
वीज़ा लेने के बाद हम सभी होटल चेक आउट करने के लिए वापस लौटे। बाबा ने मुझसे पूछा, पिछली रात की तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? मैंने कहा, हाँ बाबा, ठीक ही थी। बाबा ने मेरी आंखों में झांका और कहा, संत, तुम्हें उन लोगों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए था। तुमने उनसे क्यों कहा कि वह भोजन एक पुजारी के लिए खाने के लिए अशुद्ध है? चूँकि तुम जानते थे कि भोजन शुद्ध नहीं है, तुम केवल एक गिलास पानी का अनुरोध कर सकते थे। बाबा ने आगे कहा, तुम्हें उन्हें यह बताने की क्या ज़रूरत थी कि तुम्हें उनके अशुभ कर्मों का नाश करना होगा? यह अहंकार है और इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द उठा, तुम्हें पूरी रात दस्त और उल्टियाँ हुई और इसी की वजह से तुम्हें एम्बेसी में मुलाकात के समय से चूक हो गई। तुम्हारे जैसे आध्यात्मिक पुरुष को इसकी बजाय उन्हें स्नेह और प्रेम देना चाहिए था। क्योंकि तुम इन बातों को गहराई से समझो, तो मैंने बाबा के समक्ष खेद प्रकट किया और उनसे क्षमा मांगी। बाबा ने मेरे शरीर की शुद्धि के लिए मुझे अपने भोजन में से कुछ निवाले दिए। जब हमसे कुछ गलती होती है तो गुरु हम पर क्रोध करता है, लेकिन फिर उतने ही प्यार से हमें क्षमा भी कर देते हैं। मैंने उस रात फिर से सोचना प्रारंभ किया और यह सोचकर हैरान रह गया कि बाबा सब कुछ कैसे पता कर लेते हैं। उनके मन में हमारे विचार कैसे आ जाते हैं। उनका हूबहू मेरे शब्दों, मेरे कर्म पर मेरी टिप्पणी को दोहराना और यह देख पाना कि मैं क्या कह रहा था, क्या कर रहा था, भोजन की परिस्थिति और मेरी बीमारी। इसका मतलब यह था कि उस रात मैंने जो कुछ भी किया, बाबा वो सब देख रहे थे। मैं सोच में पड़ गया, क्या यही सुदूर दर्शन है? मुझे उम्मीद है कि किसी दिन मैं भी यह विज्ञान सीख पाऊंगा। मुझे याद है वह 14 सितंबर का दिन था। यह मेरे जन्मदिवस से एक दिन पहले की बात है। मैं बाबा के कुछ अनुयायियों के साथ फ्लोरिडा में था। इसी साल हरिकन एंड्रयू नाम का एक तूफान फ्लोरिडा आ रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने पूरा शहर खाली कर दिया। पहली बार डिज्नीलैंड को बंद किया गया। सब सुरक्षित स्थान की तलाश में फ्लोरिडा से दूर निकल गए। लोगों ने अपने अपने घरों को बोर्ड अप। यह एक प्रक्रिया है जिसमें तूफान इत्यादि से घर को बचाने के लिए घर के दरवाज़ों और खिड़कियों पर लकड़ी के तख्ते लगाए जाते हैं। किया और वहाँ से चले गए। उस दिन हम सब एक सत्संग से आ रहे थे और समझ नहीं पाए कि हमारे सारे के सारे पड़ोसी जा चुके हैं। किसी ने टीवी चलाया और देखा कि एक बहुत बड़ा तूफान फ्लोरिडा आ रहा है। हरिकेन एंड्रयू अब तक का सबसे बड़ा तूफान था। यह अभी भी समुद्र में ही था और हम डिज्नीलैंड के पास इसके मार्ग में थे। हमारे पास घर को बोर्ड अप करने का और वहाँ से निकलने में 1 घंटे से भी कम समय बचा था। हम टीवी पर तूफान के दायरे को देख रहे थे, जिसमें 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तभी घर में से किसी ने बाबा को भारत फ़ोन किया और उनसे कहा कि हम बहुत बड़े खतरे में हैं, यहाँ 1 घंटे में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं फ़ोन के लाउड स्पीकर पर उनके बीच होने वाले बातचीत सुन रहा था। मैंने बाबा को कहते सुना, हरिकेन एंड्रयू फ्लोरिडा नहीं आएगा, यह पूर्वी तट की तरफ मुड़ जाएगा। तुम सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बीच बहुत सारे योगी हैं। तुम मौसम से मत घबराओ, वायुदेव से प्रार्थना करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम में से कुछ लोग बैठे और प्रार्थना करने लगे और तभी हमने टीवी पर देखा कि हरिकेन एंड्रयू पूर्वी तट की ओर मुड़ गया। मौसम विशेषज्ञ ने जब हवाओं को अपनी दिशा बदल कर पूर्व की तरफ जाते देखा तो वे हैरान रह गए। मुझे भी उसी रात मिनियापोलिस वापस जाना था। मैंने डिज्नीलैंड के प्रबंधक से पूछा कि क्या वह मुझे हवाई अड्डा छोड़ सकते हैं। मैं भाग्यशाली था कि मिनियापोलिस वापस जाने के लिए मुझे विमान मिल गया और यह भी
कि हरिकेन एंड्रयू ने फ्लोरिडा में कोई विनाश नहीं किया। बाबा ने हमें बचा लिया। क्या वही थे जिन्होंने हवाओं का रुख मोड़ा? हवाई जहाज़ पर बैठकर मैं बाबा के भगवान श्री राम से संबंध पर आश्चर्य कर रहा था। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त पवन पुत्र हनुमान ही थे। वायुदेव से उनका संबंध समझा जा सकता है। बाबा का अपनी गूढ़ शक्तियों से हरिकेन एंड्रयू की दशा तक बदल देना एक बड़ी भारी घटना थी मेरे लिए। बाबा की अमेरिका और कनाडा की यात्रा दौरान उनके साथ रहना एक अद्वितीय अनुभव था। वर्ष 2001 में मैं उनसे भारत मिलने गया। वहाँ उनके साथ और बहुत सारे रहस्यमय अनुभव प्राप्त हुए। हरि ओम।